क्या मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? वेरी गुड, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। सो वैक्यूम में लाइट की स्पीड जो है ये लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। सोचो, एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चला जाता है कि नहीं? है कि नहीं? मजेदार बात। तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट है इसे अल्टीमेट माना जाता है। लाइट अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए दूसरे डायमेंशंस के साथ में, स्पेस के जो दूसरे आयाम हैं जैसे समय है, डिस्टेंस, इनके साथ में खिलवाड़ करता है। मालूम है? लाइट की लाइट की स्पीड जो है ये खुद की लाइट की स्पीड लाइट खुद मेंटेन करने की कोशिश करता है, और इसके चक्कर में वो बाकी सारी चीजों के साथ में खिलवाड़ करता है। जैसे अगर स्पेस में आपको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना हो और लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो लाइट क्या करेगा, अगर कहीं पे लाइट ड्रिफ्ट जो है वो उतना डिस्टेंस चलने के लिए टाइम को बढ़ा देगा, खुद की मतलब टाइम को स्लो कर देगा, खुद की स्पीड मेंटेन करने के लिए वो टाइम को स्लो कर देगा। अगर कहीं पे तेजी से जाना है, जैसे अर्थ वाला एटमॉस्फेयर देख लो या कहीं बाहर, यहाँ पर अगर कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो लाइट टाइम को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। मतलब लाइट एक फंडामेंटल है, वो बाकी सारी चीजों के साथ में खिलवाड़ करता है कि नहीं? मजेदार बात। अगर आप लोग 4 दिन के लिए छुट्टी मनाने स्पेस में गए और वापस आ गए, तो आपके दोस्त हो सकता है डायरेक्ट 12th पास करके गए हो। समझ में आया कि नहीं? कोरोना का टाइम चल रहा है, क्या मालूम क्या होगा, एग्जाम होंगी या नहीं होंगी, है ना? तो समझ में आया आप लोगों को कि स्पेस में टाइम स्लो चलता है। स्पेस में टाइम स्लो क्यों चलता है? तो लाइट की वजह से। देखो, लाइट है, लाइट एक अल्टीमेट एनर्जी है और ये सारी चीजों को अफेक्ट करती है अपने आसपास के। इज दैट क्लियर? या इतनी जानकारी काफी है लाइट के बारे में? अब हम रिफ्लेक्शन और बाउंसिंग के बारे में देखेंगे, तो ध्यान दो। लाइट रे, हम ऐसा कहते हैं, लाइट ट्रेवल ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, है ना? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट भी बोला जाता है। लाइट हर बार स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसको रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? अब क्या है, अगर इस तरह का लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरा, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरने के बाद वो बाउंस होगा। तो हर बार लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट के गिरा, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट के, और वो बाउंस हो गया, तो ये रिफ्लेक्शन आ गया। ये रिफ्लेक्शन, अब ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट रे किसी चीज से टकराकर बाउंस बैक हो रहा है, सेम मीडियम में आ रहा है ना? When the light ray is incident on any object and bounce back within the same medium, this phenomenon is termed as reflection. This phenomenon is called as reflection phenomenon. समझ में आया रिफ्लेक्शन क्या है? Is that clear? अब ध्यान दो जरा। अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहा हूं और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा हूं, लाइट को, है ना, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, लेट्स कंसीडर दिस इज द प्लेन मिरर। आप कोई भी ले सकते हो, बहुत टाइप के मिरर हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में, है ना, अलग अलग चीजों के लिए। ओके, तो मैंने क्या किया, प्लेन मिरर लूं या स्फेरिकल मिरर लूं। ओके, बाय द वे, ये मिरर का जो इनर पार्ट है रिफ्लेक्टिंग है, सॉरी, इनर पार्ट जो है वो पॉलिश है सिल्वर नाइट्रेट से, और आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है। ये कौन सा टाइप का मिरर हुआ, मुझे कोई बताएगा? ऊपर वाला? वेरी गुड, ऊपर वाला कॉन्वेक्स मिरर। ओके, और नीचे वाला क्या है, कॉन्केव मिरर है। अब ध्यान दो, ये तो इसको तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बनाना भी सीखेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब क्या है, अगर लाइट रे, कहीं भी लाइट रे कोई भी टाइप के मिरर पर अगर इंसिडेंट हो रही है, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे इंसिडेंट हो गई, जो लाइट रे ट्रैवल करते करते टकराती, देखो लाइट रे ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बने मैंने। और अगर ये यहाँ पे टकराती है, तो इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर ये टकराई, सरफेस को एक नॉर्मल बना देते हैं, सरफेस को एक नॉर्मल बना देते हैं। नॉर्मल 90 डिग्री में होता है जनरली। तो शिवांश सर, नॉर्मल है बराबर, मतलब ये हमारा जो है ये नॉर्मल है, इसको एम एन नॉर्मल बोल दिया हमने। और जो लाइट रे इंसिडेंट हुई थी उसको हमने बोल दिया इंसिडेंट रे। क्या मैं कहूं, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में कोई तो भी एंगल बना रही है, बना रही है कि नहीं? तो
ये जो एंगल बना रही है उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस? लुक एट दिस, the angle between the incident ray and normal, the angle between the incident ray and normal is called angle of incidence। उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एक नए एंगल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वी नो दैट, जैसे कि लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हो गई, इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्लेक्ट होगी। इज दैट क्लियर? अब जैसे बात क्या हुई हर्षल सर, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहां जाएंगी और कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होंगी? तो ध्यान दो, अगर ये लाइट इस तरह से टकरा रही है ना, जैसे बॉल को दीवार पे फेंको, बॉल दीवार को लगेगा और दीवार पे चढ़ जाएगी, नहीं, बॉल दीवार को लगेगा और वो बाउंस बैक हो जाएगा। ये कोई साउथ की मूवी नहीं चल रही है ना। तो जैसे उसके ऊपर इंसिडेंट होता है और ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन तो अपोजिट रहेंगी कि नहीं? राइट रहेगी। इस डायरेक्शन में गई थी, टकराने के बाद में इस डायरेक्शन में वापस आ गई। क्या मैं कहूं यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होंगे। जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आ गई उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान दो, रिफ्लेक्टेड रे ये नॉर्मल से कुछ एंगल बना रही कि नहीं? तो ये जो एंगल बना रही है, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या ये क्लियर है ना? अब बात है इसमें, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बराबर प्रेरणा मैम? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहते हैं। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट लॉ है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देख लिया, समझ में आया? मतलब लाइट रे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होगी, लाइट रे किसी भी, वो मे भी हमने प्लेन ऑब्जेक्ट लिया, स्फेरिकल भी सेम होता था, है ना? इसका हम पढ़ेंगे, ओके? इसका हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स वाला, कि किस तरह से होगा, है ना? ये फिलहाल में रख दीजिए साइड में, क्योंकि अभी हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं ना। सो क्या मैं बोलूंगा ये एंगल, बताओ शिवांश सर, यू वांट टू से समथिंग? आपने स्क्रीनशॉट में निकाल ले तो भी चलेगा, फिलहाल तो समझ लो बातें, है ना? अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। निकाल सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, ओके? मैं समझ दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, ये समझ में आया क्या? तो ये था पहला लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके? और ये इसकी थ्योरी हमने क्या कहा? when any light ray is incident on any plane mirror like object, so what will happen when the light ray is incident on the reflecting surface at an angle or by making some angle with the surface, है ना? जैसे कि ये एंगल, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई तो इसने ये मिरर के सरफेस के साथ में एक एंगल बनाया कि नहीं? When the light is incident on any mirror by making some angle with the surface, with the reflecting surface, क्या मैं ऐसा बोलूं? then we have to draw normal at the point of incidence। तो ये जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने नॉर्मल बना दिया, ओके? समझ में आया? सो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला हमने। क्या बोला? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इज दैट क्लियर? तो मुझे बताओ, ये भी तो एक एंगल होगा ही नहीं? ये इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ में एंगल बना रही है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सरफेस के साथ में भी एक एंगल बना रही है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे? क्या किसी को मालूम है? चलो, बहुत अच्छी बात है। इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ ग्लांस। क्या कहेंगे? मेरा बहुत फेवरेट नाम है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। इस एंगल को हम कहेंगे ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ ग्लांस और ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या मैं बोलूं कि इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे भी उस सरफेस के साथ में एक एंगल बना रही है?
बना रही है कि नहीं बना रही? अरे ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझ लो ये बातें, है ना, बड़े काम किया है। क्या मैं बोलूं, उन्नति मैम रिफ्लेक्टेड रे भी एक नॉर्मल एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ में एंगल बना रही है। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हुआ, इसको भी मैं ग्लांसिंग एंगल बोल दूं, आपको कोई तकलीफ वर्षा सर? तो ये हुआ एंगल ऑफ ग्लांस, या तो मैं बोलूंगा उसको ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? इज दैट क्लियर? सो ग्लांसिंग एंगल के बारे में समझा क्या आप लोगों को? क्या ग्लांसिंग एंगल समझा? ये थोड़ी अलग चीज थी, है ना? सो मेरा वाला अलग है। आंचल मैम, आदित्य सर, अजिंक्य सर, ध्रुव सर, दिया मैम, जयश्री मैम, कांचन मैम, मानस सर, नैना मैम, नीरज सर, नूपुर मैम, पलक मैम, प्रेरणा मैम, रोहन सर, सलोनी मैम, अरे यस यस बोलते जाओ, संजीत सर, शिवांशी सर, श्रद्धा मैम, श्रद्धा टू मैम, श्रुति मैम, सोहम सर, सृजल मैम, तन्वी मैम, उन्नति मैम, वैष्णवी मैम, वैष्णवी टू मैम, ओके, राजपूत मैम, मुजुमदार मैम, वेदांत सर, समझ में आया क्या? इज दैट क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है ना? समझ में आया आप लोगों को? क्या क्लियर हुआ सब लोगों को कि ग्लांसिंग एंगल ये थोड़ी अलग चीज थी, है कि नहीं? अब हमने क्या कहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है, ध्यान दो। जब भी लाइट रे किसी प्लेन सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी, जब भी लाइट रे किसी प्लेन सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी, उस पॉइंट पर हम नॉर्मल निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, और वहां से उसके बाद में वो लाइट रे क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी नॉर्मल के साथ में कोई एंगल बनाती है, जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम कहते थे, है ना? ये सारी चीज हम हमारी आंखों के सामने देख रहे, लाइट रे गई, देखो इस तरह से लाइट रे गई, है ना, ऐसे इंसिडेंट हुई, देन रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और बीच में बना नॉर्मल। अब इन तीनों को अगर देखा जाए तो हमें ऐसा पता चलेगा कि तीनों लाइन जो है ना, तीनों रेज जो है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाया करते हैं। मतलब ध्यान दो जरा, जैसे कंसिडर करो, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल बना दिया, ओके, देखो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल बना दिया, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, है ना? तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड नॉर्मल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दो, एंगल बिटवीन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दो। तो समझ में आया? ये तीनों रे मिलाकर एक प्लेन बनाती है। मतलब ये जो तीनों रे है ये इस तरह से आपको दिखेंगी, है ना, एक ही प्लेन में। ऐसा नहीं होगा कि ये आगे ये पीछे है, ओके, या तो ऐसा भी नहीं होगा, ओके, या तो ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। ये तीनों रेज एक ही प्लेन को कंटेन करती है। फॉर एग्जांपल इस तरह से, समझ में आया क्या? ये प्लेन है, प्लेन है, देखो ये प्लेन कंटेन किया। समझ में आया सब लोगों को? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो क्या मैं कहूं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन और ऑल आर लाइज इन वन प्लेन ओनली। बोल सकते ही नहीं बोल सकते? समझ में आया? तो क्या रिफ्लेक्शन फिनोमेनन समझ में आए? हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा आज के दिन, लाइट का इंट्रोडक्शन लेके, लाइट के स्पीड के बारे में जानकर लेके हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन। उसके बाद में हमने क्या देखा, कंसेप्ट ऑफ इंसिडेंट रे, किसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे, किसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। क्या इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन सेम रहती है? मुझे बताओ, क्या कभी पॉसिबल है?
क्या कभी पॉसिबल है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन सेम रहेंगी? नहीं, रिफ्लेक्शन तो बाउंसिंग कर रहे हैं। लाइट रे इंसिडेंट होकर अगर उसी मीडियम में वापस जा रही है तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और जाने वाले को कौन रोक सकता है कि नहीं? तो लाइट रे इंसिडेंट होकर जब वापस चली जाएंगी तो ये जो वापस जा रही है वो है रिफ्लेक्टेड रे। इज दैट क्लियर? तो ये डायरेक्शन तो कभी सेम होना पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? ये हमने सीखा। देन दूसरा हमने क्या देखा था? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या मुझे कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मैंने बता दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बता सकता है? आप में से कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। अच्छा, प्रेरणा मैम, तन्वी मैम, दिया मैम, और कोई? सृजल मैम, सोहम सर, श्रुति मैम, उन्नति मैम, कोई बताना चाहेगा? अच्छा, अब बता दो, आंचल मैम बताओ, व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? वेरी गुड। प्रेरणा मैम, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बताओ। वेरी गुड। अब क्या ग्लांसिंग एंगल आप लोगों को समझा? ग्लांसिंग एंगल क्या होता है? क्या कोई बताएगा मुझे क्या ग्लांसिंग एंगल क्या होता है? हाँ, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड्स। दिया मैम प्लीज। अरे कमजोर हो गए छोरे, बॉयज बता रहे नहीं है, बॉयज के हाथ ही ऊपर नहीं है। हाँ बताओ। वेरी गुड। देन शिवांशी सर, सारे गर्ल्स के हाथ ऊपर है, एक भी बॉयज नहीं है। एंगल ऑफ ग्लांसिंग फॉर रिफ्लेक्शन। हाँ, समझ में आया? अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ क्या? उसके बाद में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे। तो कितने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है टोटल? दो। कितने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है? दो गए कि चार है? अच्छा बताओ, कौन से है? क्या कोई बताएगा? अच्छा, कौन बता रहा है? एक सेकंड, वेट वेट वेट। बहुत लोग के हाथ ऊपर है, शायद कोई नया मिल जाए बंदा। अच्छा, नीरज सर प्लीज। रिफ्लेक्टेड रे लाइन द सेम प्लेन। और कोई? तो बहुत अच्छा लगा, तुम लोग रिस्पॉन्स देते जाओ, मजा आता तब। और क्या बताएंगा? अच्छा, कांचन मैम प्लीज। यस प्लीज। ये पहला लॉ है, दूसरा इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। समझ में आया क्या? अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे समझा सब लोगों को, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में। अब हम देखते हैं कि और कोई बताना चाहेगा? चलो, कोई नया नाम, जिन लोगों ने बताया उनमें से नहीं, कोई दूसरा ही। श्रद्धा मैम, विल यू प्लीज? चलो, ये भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो अरे, बीच में कौन है? इन सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अच्छा, बस हाथ नीचे कर दो, हाथ दुखने लगे हैं तुम लोगों के।
अच्छा, ये था इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे वाला, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब मैंने कहा कि ये ना कि सिर्फ प्लेन मिरर में बल्कि स्पेरिकल मिरर में भी काम में आता है। अब स्पेरिकल मिरर है क्या, ये क्या मज रहा है और ये कैसे बनते हैं, ध्यान दो जरा। मिरर तो वैसे बहुत टाइप के होते हैं, ओवल शेप वाले, है ना, अंडे पंडे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के आप भी बना सकते हो, है ना। और हम लोगों के घर पे जो यूटेंसिल्स होते हैं ना, उसको भी हम मिरर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, वो एडवर्टाइज भी दिखाते थे ना, विम बार, चिकनाई, तो बर्तनों की चिकनाई चली गई, है ना, और थाली में खुद का चेहरा देखते हैं वो, है कि नहीं। अरे मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है, मेरे घर पे काम वाली है, तो हाँ, ज्यादा टेंशन मत लो ओ, नहीं तो बोलेंगे सर भांडे गिरते घर पे, ऐसी कोई बात नहीं। बात यह है कि जब भी हम ये बर्तन में भी, हमारे बर्तन के शेप कोई रेगुलर है क्या, बताओ मुझे। थाली का शेप ठीक है, वो तो भी थोड़ा मिरर टाइप दिखता है हम लोगों को, लेकिन अलग अलग बर्तन में बहुत लोगों को शौक रहता ना, चले किचन में कुछ काम वाम नहीं है तो चलो किचन में एक चक्कर मार के आते हैं, किसी डिब्बे में से कोई भाई निकाल के कुछ काजू खा लिया, कुछ ही खा रहे, चक्कर मार लिए, क्या बन रहा है क्या नहीं, देख के आएंगे। रहते हैं ना कुछ कुछ लोग अनस्टेबल एकदम, है कि नहीं। तो किचन में बहुत सारे टाइप के बर्तन रहते हैं अलग अलग, क्या सारे बर्तनों का शेप एक जैसा है, मुझे बताओ। किचन में कितने अलग अलग टाइप के बर्तन होते हैं, कहीं कड़ची मिल जाएंगी हमको, सो मेनी टाइप्स, है ना। कड़ची मिल जाएंगी, कभी चम्मच मिल जाएगा, कभी कोई पतीला मिल जाएगा, तो कभी कोई बर्तन ही मिल जाएगा, है ना। कांट इमेजिन, बहुत अलग अलग टाइप के। और अगर आप सारे स्टील के अलग अलग टाइप के बर्तन देखो तो उनका शेप अलग अलग आएगी नहीं। अब उसके शेप में अगर हम खुद का चेहरा देखने की कोशिश करेंगे तो बड़े फनी फेस बनेंगे, है कि नहीं। ना हम हमारे चेहरे कैसे के कैसे दिखने लग जाते उसमें, लेकिन ऐसा टाइम पास के लिए अच्छा है वो, बराबर। हाँ ध्यान दो, है ना, 1 आवर इन किचन, है कि नहीं, इसके ऊपर ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, है ना। सो उसके बाद में हम लोग ने अलग अलग टाइप के बर्तन में हम लोग खुद के चेहरे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत अलग अलग फेसेस दिखने को मिल जाते हैं। अब तो देखो, जितने भी टाइप के बर्तन हो उतने टाइप के आप मिरर इमेजिन कर सकते हो, है ना। सो मिरर के टाइप तो अनगिनत आ जाते हैं, लेकिन दो दो टाइप के मिरर बहुत ही ज्यादा चलते हैं, पहले स्पेरिकल मिरर और दूसरे होते हैं प्लेन मिरर। तो हम स्पेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे। तो स्पेरिकल मिरर बनता कैसे है, तो हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन पार्ट पर जाएंगे, वहां से हम लोग सारी चीजों को समझेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कांच का टुकड़ा ले लिया, कांच का स्फीयर ले लिया। ओके, लेट्स से एक ग्लास का स्फीयर ले लिया, और तो ग्लास के स्फीयर को कहीं तो भी कुछ ना भी सेंटर होगा, इज दैट क्लियर। पूरे ग्लास के स्फीयर को कहीं तो भी सेंटर होगा, तो हमने ये सेंटर पार्ट को नाम दे दिया सी। क्या मैं कहूँ, ये जो सेंटर है इस स्फीयर का, ग्लास के स्फीयर का, ये कांच का भाग नहीं है। ये जो ग्लास का, ये कोई ग्लास का पार्ट है क्या, मुझे बताओ। हॉलो स्फीयर लिया, ग्लास का हॉलो स्फीयर लिया, उसका जो भी सेंटर रहेगा, तो क्या हम बोलेंगे इट इज नॉट अ पार्ट। तो मैंने क्या कर लिया, इसको एक स्ट्रेट लाइन खींच ली और यहां से इसको काट दिया। ओके, इस तरह से ये तो स्ट्रेट लाइन खींच ली मैंने। ओके, जो और यहां से उसको काट दिया। अब काट दिया तो उसके दो टुकड़े बने, ये एक टुकड़ा और ये एक टुकड़ा। इज दैट क्लियर, क्या दिख रहे हैं टुकड़े। अब टुकड़े बनने से क्या सेंटर की पोजीशन चेंज हो गई क्या, मुझे बताओ। सेंटर की पोजीशन चेंज हो गई क्या, नहीं हुई ना, रिमेन सेम। तो अब मैं इसके, अगर मैं ऐसा टुकड़ा ना करते हुए ऐसा टुकड़ा भी कर देता था, उसका छोटा सा टुकड़ा भी काट कर बाहर रख देता था, तो भी सेंटर तो वहीं पे रहता था ना। वो जो आर्क बनी, है ना, उसका जो ओरिजिन ओरिजिन पॉइंट है, वो थोड़ी हिलता था अपनी जगह से, क्योंकि मैंने तो बड़े से ग्लास स्फीयर को काट के बनाया ना है। अब अगर मैं ये टुकड़े को लेकर, ये वाला टुकड़ा 1, ये वाला टुकड़ा 2, तो 1 यहाँ पे लिया मैंने, 2 यहाँ पे लिया। अब जो मैंने पहला टुकड़ा लिया उसको इनर साइड से अगर मैं कोटिंग कर देता हूँ, इनर साइड से अगर सिल्वर नाइट्रेट की या मर्क्यूरी की सस्ता सुंदर टिकाऊ कोटिंग अगर कर देता हूँ, तो इसका एक पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा और दूसरा पार्ट पॉलिश सरफेस रहेगा। कौन सा पॉलिश रहेगा, कौन सा रिफ्लेक्टिंग रहेगा, मुझे बताओ।
ए बी में से कौन से पार्ट में आप खुद की इमेज देख सकते हो? ए पार्ट, ए साइड से देख सकते हो खुद की इमेज या बी साइड से? हाँ, ए साइड से। ए, ओके, ए नीरज, ए साइड से बराबर है कि नहीं? और आचार्य मैम यहाँ पर हमने आउटर साइड को सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग कर दी, तो ए और बी में से कौन से पार्ट में आप, कौन से साइड से आप खुद की इमेज देख सकते हो? ओके, तो यहां पर भी, सो ध्यान दो, यहां पर क्या हो रहा है, ये जो हम लोगों को इमेज मिल रही है ना, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे तो इमेज मिलेगी। यहाँ पर इमेज मिल रही है वो थोड़ी ब्लज है ना, जिस मिरर का जो पार्ट है रिफ्लेक्टिंग वाला ब्लज आउटवर्ड है उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, बाहर निकल कॉन्वेक्स है ना। और ये जो केव की तरह पार्ट आ रहा है इसको बोलेंगे कॉनकेव। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। तो समझ में आया एक स्फीयर से कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनते हैं। तो अब इसके ऊपर जिस पॉइंट, ये जो स्ट्रेट लाइन रहती है जो कि सेंटर से पास हो रही है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और ये पॉइंट को, मिरर को जिस पॉइंट में टच कर रही है उस पॉइंट को बोलेंगे पोल पॉइंट। यहां पर इसका आएगा पोल पॉइंट, यहां पर इसका आएगा पोल पॉइंट। इज दैट क्लियर? और पोल और सेंट्रल कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट आता है जिसको फोकस पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं? फोकस पॉइंट। यहां पर भी एक बीच में आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकस पॉइंट। इज दैट क्लियर? अब ये एक्चुअली बीच में नहीं रहता, लेकिन हम स्फेरिकल मिरर्स को हम जब पढ़ रहे हैं तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये बीच में रहता है करके, है ना। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा सा साइड में उसके। ओके, तो ये समझ में आया आप लोगों को? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे रहेगा, फोकस कहाँ पे रहेगा, पोल कहाँ पे रहेगा। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये दोनों भी मिरर के, एक्चुअल मिरर के पार्ट नहीं रहते हैं। इज दैट क्लियर? Distance between the center of curvature and pole is called radius of curvature। उसको बोलते हैं radius of curvature। यहाँ पर भी distance between center of curvature and pole is called radius of curvature। और distance between focus and pole is called focal length। यहाँ पे जो distance between focus and pole होता है ना, उसको बोलते हैं focal length। So focal length डिनोट किया जाता है स्मॉल f से और रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से, है ना। और इन दोनों का रिलेशन होता है r इक्वल्स टू 2f। इज दैट क्लियर? ट्वाइस द f। समझ में आया क्या? बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि अब मीटिंग एंड होने को आई है। इज दैट क्लियर?